आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जो कि पहला टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स का। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स क्यों आया? क्योंकि ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड उतना कारगर नहीं था कई वर्क पीसेस पे, जैसे हार्ड मटेरियल्स हो गए, उन पे मशीनिंग करने में। तो हम लोग नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स यूज करते हैं, ऐसे वर्क पीस पे, हार्ड वर्क पीस या फिर जो भी, या फिर आसान करने के लिए करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं कि जब मेटल को गलाते हैं, कास्टिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, यानी कि बेसिक शेप एंड साइज देते हैं उस चीज को। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में फाइनल शेप दिया जाता है, बेटर टॉलरेंस दिया जाता है, बेटर सरफेस फिनिश दी जाती है। क्योंकि सेकेंडरी जो है वो मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। तो मटेरियल का रिमूवल कैसे होगा? मटेरियल एक शेप देने के लिए मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। तो वो किया कैसे जा सकता है? एक ट्रेडिशनल मेथड से किया जा सकता है, या फिर नॉन ट्रेडिशनल से किया जा सकता है। तो ट्रेडिशनल से करना मुश्किल था, इसीलिए हम लोग ने नॉन ट्रेडिशनल लाया। जैसे कि ये एक पे जो ये बने हुए हैं, वो कैसे किए गए हैं? एक तो ब्रिटल, बहुत ब्रिटल होता है। अब इस पे कुछ भी किया जाएगा तो ये टूट सकता है, तो इसके लिए हम लोगों ने नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से इसे किया गया है। तो डिटेल्स कट ऑन द egg shell by abrasive jet machining. In NTMM, different forms of energies are directly supplied to the workpiece to have material removal. Based on different energies, the NTMM are classified as, तो एनर्जीज, बेस्ड ऑन एनर्जीज जो होती हैं उनके हिसाब से मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। तो एजीएम हो गया, वाटर जेट मशीनिंग हो गया, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग हो गया, यूएसएम हो गया, ईडीएम हो गया, ये सब चीजें हैं जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये है थर्मल, ये है मैकेनिकल, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल, ये है केमिकल। अब एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि एयर कंप्रेसर होता है, ये एयर कंप्रेस करता है। और यहाँ पे ये फिल्टर नहीं, ये एयर प्रेशर रेगुलेटिंग है, प्रेशर रेगुलेट करता है। तो एयर कंप्रेसर कंप्रेस करता है, ये प्रेशर रेगुलेट करता है, मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर से, मतलब जब एयर कंप्रेस करता है तो ये प्रेशर रेगुलेट करता है। अब ये जाता है ड्रायर में, क्योंकि हमको ड्राई एयर चाहिए। ड्रायर से जाता है ये फिल्टर में, फिल्टर होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर होती है मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर में एब्रेसिव फीड किया जाता है, हवा में, हवा के साथ एब्रेसिव फीड किया जाता है। इसमें छन्नी टाइप का कुछ होता है जो बड़े वाले छोटे छोटे को जाने देता है और बड़े वाले को बाहर रख लेता है अपने पास। एब्रेसिव फीडर है ये। फिर ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर, मतलब मिक्सिंग होती है यहाँ पे, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्सिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर से। ये शेक करता है और मिक्सिंग करता है। और हाई प्रेशर तो ऑलरेडी है ही, तो ये हाई प्रेशर पे ये बाहर की तरफ जाता है। ये नोजल है। नोजल क्या करता है? नोजल एक डायरेक्शन देता है, एक जेट की तरह एब्रेसिव को निकलने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट है, क्योंकि एब्रेसिव जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होने वाला है। एब्रेसिव तोड़ के फिर बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि एग्जॉस्ट, ये इसको बाहर निकलना होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है इस चेम्बर से इसको बाहर जाना होगा। तो बाहर जाने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट यूज करते हैं। ये मशीन चेम्बर है। तो एयर नीड्स टू बी फिल्टर्ड टू रिमूव contaminants. Drying is required for the removal of moisture. The mass flow rate of abrasive in mixing chamber depends upon amplitude and frequency of vibration of electromagnetic shaker. मास फ्लो रेट किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शेकर के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। तो मॉडलिंग ऑफ मेटल रिमूवल रेट करते हैं। तो एक ब्रिटल होता है, एक ब्रिटल का देखते हैं, एक डक्टाइल में देखते हैं। तो ब्रिटल में ये एब्रेसिव ग्रिट है, एब्रेसिव का ये एक टुकड़ा है, एब्रेसिव का ये एक टुकड़ा है जो आया है, पड़ा है ब्रिटल मटेरियल पे। तो ब्रिटल मटेरियल पे पड़ा है, तो इतना बड़ा क्रैक हो गया उसमें, मतलब इतना मटेरियल ये रिमूव करेगा।
थोड़ा बड़ा होता है ये ब्रिटल के केस में। तो ये ब्रिटल के केस में क्या होता है, ब्रिटल के केस में यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर, इतना फ्रैक्चर होके अब निकल जाएगा। और डक्टाइल के केस में क्या होता है, इम्पिंजमेंट होता है, मतलब इम्पिंज हो जाता है। तो इम्पिंज कई जगह इम्पिंज होंगे ना, जैसे यहाँ पे आया तो इम्पिंज हुआ, तो जो मटेरियल दबाया है वो बाहर ऐसे निकल आएगा। ये अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये ऐसे निकल आएगा, ये जो इतना मटेरियल है बाहर, ये ऐसे आके ऐसे निकल आएगा। फिर यहाँ पे एक एब्रेसिव आएगा, तो एब्रेसिव आएगा तो फिर आगे चला जाएगा, और एक टाइम आएगा क्रैक हो जाएगा, तो क्रैक होकर टूट के निकल जाएगा। तो ऐसे होता है डक्टाइल में। और ब्रिटल में तो ऐसे फ्रैक्चर होती है, और डक्टाइल पे इम्पिंजमेंट होता है। तो 2R जो है, 2R यहाँ पे हम लोगों ने ये 2R माना है, इस केस में भी 2R माना है, तो ये भी 2R है। तो 2R अगर हम इसको स्फीयर मान लें, स्फीयर ही की तरह है ना ये वाला जो, तो हाफ ऑफ द स्फीयर है इसका ब्रिटल फ्रैक्चर। तो विथ ऑफ इम्पिंजमेंट और विथ ऑफ फ्रैक्चर्ड वॉल्यूम कॉर्डल लेंथ, ठीक। डीजी डायगोनल ऑफ डाया ऑफ ग्रिट, डीजी जो है वो डाया ऑफ ग्रिट है, आरजी जो है रेडियस ऑफ ग्रिट है, और डेल्टा क्या है, डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, और इसमें भी डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन डेल्टा ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितना हुआ है इम्पिंजमेंट वो देखते हैं, मतलब अगर डेल्टा इम्पिंजमेंट हुआ है तो ये वाला वॉल्यूम हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ए बी क्या है, ए बी है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए तो हमको पता है डी जी बाई 2 होगा, और ओ बी का क्या होगा, डी जी माइनस दिस डेल्टा। तो ये हो गया डी जी बाई, अब फाइनली क्या आया, ये निग्लेक्ट कर दिया गया। तो आर जो आया है, आर जो है ये आर है ना, ये आर है, ये आर आया है डी जी डेल्टा का रूट, डी जी इंटू डेल्टा का रूट आया है। अब वॉल्यूम रिमूवल इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, वॉल्यूम रिमूवल कितना होगा ब्रिटल मटेरियल के केस में। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में ये स्फीयर बन रहा था ना, तो स्फीयर बन रहा था, तो 2R का स्फीयर बन रहा है, तो हाफ ऑफ द स्फीयर ही मटेरियल रिमूव हो रहा है, इतना मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ द स्फीयर लिख देंगे। तो 2/3 पाई आर कितना था, डीजी बाई डेल्टा आया था अभी, डीजी डेल्टा रूट में, डीजी डेल्टा रूट में, तो इसका क्यूब हो जाएगा। बस यही है, बाय अज्यूमिंग हेमिस्फेरिकल फीचर फ्रैक्चर वॉल्यूम हैविंग रेडियस आर। ये हो गई बात वॉल्यूम रिमूवल की। let us assume let us assume that in case of ductile material volume of metal removal is equal to volume of indentation। तो डक्टाइल के केस में क्या हो रहा है कि हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि जो कितना वॉल्यूम जो रिमूव हुआ है वो इंडेंटेशन के वॉल्यूम के बराबर है, यानी कि ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जो है उसी के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जनरली डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन यूज कर लिए हैं, वी डी इज इक्वल टू पाई डेल्टा स्क्वायर डी जी अपॉन 2। ये हो गया है वॉल्यूम ऑफ इंडेंटेशन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एब्रेसिव ग्रिट, तो जो ग्रिट जो गिर रहा है, एक ग्रिट एब्रेसिव ग्रिट, एक टुकड़ा एब्रेसिव का उसको ग्रिट कहते हैं, एक टुकड़ा जो गिर रहा है वो वेलोसिटी v से गिर रहा है, और इसका अगर मास mg है, तो हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mg v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अभी mg हम लोग क्या कर सकते हैं, mg क्या लिख सकते हैं, रो इंटू रो ऑफ ग्रिट इंटू वॉल्यूम ऑफ ग्रिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा रो ऑफ ग्रिट इंटू पाई बाई 6 डीजी क्यूब इंटू वी स्क्वायर, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। मास ऑफ ग्रिड कितना हो गया, रो जी इंटू वीजी, रो जी इंटू वीजी ये हो गया, ऐसे ही लिखा हुआ है, यही जो हम बोले वही लिखा है। लेट अस अज्यूम दैट ड्यू टू द इम्पैक्ट a maximum load F appears producing an indentation delta, मतलब टोटल F फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू इम्पैक्ट हाफ हो जाता है ना,
हाफ अगर ग्रेजुअली अप्लाइड है या फिर तो हाफ हो जाता है, मतलब एवरेज हो जाता है, एफ एवरेज हो जाता है। तो हाफ एफ डेल्टा। Let us assume also assume that the hardness or flow stress of the material is, तो सरफेस का जो हार्डनेस है वो हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है h, और फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल h, ठीक है, तो h है, ये बात सही है। तो इम्पैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? इम्पैक्ट फोर्स हो जाएगा हार्डनेस इंटू इंडेंटेशन एरिया, या फिर ये जो है हार्डनेस है वो उसको क्या कह सकते हैं, फ्लो स्ट्रेस भी कहते हैं, फ्लो स्ट्रेस कह सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एच अपॉन एच इंटू पाई आर स्क्वायर, जो आर है उसी रेडियस पे गिरेगा ना, एरिया पे गिरेगा ग्रिड, जो आर हम लोगों ने निकाला था, सॉरी ये हाफ, यहाँ आर जो हम लोगों ने निकाला था उसी एरिया पे गिरने वाला है, तो पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया। वर्क डन एफ हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा है, अभी निकाला है, तो हाफ एफ कितना है, एच अब पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, अभी हम लोग को पता है क्योंकि ऑल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू वर्क। तो यहाँ से हम लोग ये काम कर लिए, तो डेल्टा यहाँ से निकल के आया ये डेल्टा, ये फिर डेल्टा ये डी जी स्क्वायर डेल्टा, हाँ डेल्टा जो है, डेल्टा इधर गया है एक डेल्टा, और फिर क्या किया है हमने, डी जी स्क्वायर डेल्टा इंटू एच, डेल्टा की जगह हमने क्या लिखा है, डेल्टा, हाँ, डेल्टा की जगह हमने क्या किया है, हमने अभी निकाला था आर इज इक्वल टू डी जी रूट डी जी डेल्टा था, तो डेल्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई डी जी हो जाएगा, तो डेल्टा हमने लिख दिया आर स्क्वायर और एक डी जी ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, डेल्टा इज इक्वल टू ये आ गया डेल्टा, और ये डेल्टा आ गया, तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी इंटू डी जी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 6h। यहाँ पे जो रो जी है वो एब्रेसिव का डेंसिटी है, डी जी जो है ग्रिड का डाया है, वेलोसिटी इम्पैक्ट है v, और हार्डनेस और फ्लो स्ट्रेस ऑफ वर्क पीस है h। मेटल रिमूवल रेट, तो मेटल रिमूवल रेट जो होता है वो ब्रिटल में देखते हैं, तो ब्रिटल में जब देखते हैं परपेंडिकुलर वन ग्रिड इम्प्लाइज फ्रैक्चर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वीवी, मतलब एक ग्रिड जो है वो वीवी फ्रैक्चर कर रहा है। अभी तक हम लोग जो भी एनालिसिस की हुई है वो एक ग्रिड के लिए की हुई है, तो एक ग्रिड कितना फ्रैक्चर कर रहा है, वीवी वॉल्यूम फ्रैक्चर कर रहा है। तो ब्रिटल मटेरियल में अब देखते हैं, पहला ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल के केस में लेट अस अज्यूम दैट मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव इज m डॉट a एंड मास ऑफ ग्रिड इज mg, सो नंबर ऑफ इम्पैक्ट पर यूनिट टाइम इज, इम्पैक्ट क्या है, मतलब मास ऑफ ग्रिड जो आ रहा है नोजल से, पूरी ग्रिड जितनी आ रही है, मास ऑफ ग्रिड जितनी भी आ रही है वो पूरा मास ma है, और एक टुकड़े का मास mg है, एक टुकड़े का ही तो एनालिसिस किए थे, तो ये नंबर ऑफ ग्रिड्स मिल जाएंगे यहाँ पे एक पर यूनिट, मतलब अगर रेट यहाँ पे रेट देख लिखी है, यहाँ पे रेट लिखी है, तो ये एक सेकेंड में कितना ग्रिड गिर रहा है ये मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक। और फिर उनमें से जो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम जितना भी ग्रिड जो है वो फ्रैक्चर कर रहा है वीवी वॉल्यूम, उतना इनटू दिस मास रेट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि पूरा कितना मटेरियल रिमूव हुआ ब्रिटल के केस में। तो ब्रिटल के केस में हो गया ये MRR इतना, ठीक। फिर MRR ये क्या किया गया, डेल्टा बाई डी को डेल्टा की जगह कुछ रख दिया गया, हाँ डेल्टा की जगह जो आया था पिछले जगह पार में वो रख दिया गया है, तो ये आ गया है। तो यहाँ से क्या मिला कि v वेलोसिटी और h यहाँ पे आ गया, चलो फाइनली ये आ गया। ये याद करने वाला फॉर्मूला है कि m डॉट ए मास ऑफ फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव इनटू वेलोसिटी टू द पावर 3/2 अपॉन में है रो जी की पावर 1/4 और h की पावर 3/4। मटेरियल रिमूवल रेट इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल,
तो मटेरियल रिमूवल अभी तो हम लोगों ने किस में देखा, ब्रिटल के केस में। अब इसमें क्या था, नंबर ऑफ इम्पैक्ट पर यूनिट टाइम वही होगा, लेकिन वीडी इसमें क्या था, वीडी थोड़ा सा अलग था, इतना ही वीडी था ना, तो इतना वीडी कितना हो गया, ये हो गया इनटू मास फ्लो रेट, मास नंबर ऑफ इम्पैक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से ये कटा, ये कटा, तो आया यहाँ से सारे कट के ये आ गया। तो MRR इन केस ऑफ डक्टाइल हो जाएगा हाफ मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव इनटू V स्क्वायर अपॉन H। तो ये पूछता नहीं है वैसे, लेकिन ESE में अगर हो सकता है तो पूछ भी दे। तो साइज ऑफ एब्रेसिव इतना होता है 0.025, मास फ्लो रेट इतना होता है, वेलोसिटी इतनी होती है, प्रेशर इतना होता है 2289 एटमॉस्फेयर, नोजल सफायर का बना होता है, हार्डनेस ऑफ एब्रेसिव Al2O3 एब्रेसिव यूज करते हैं, हार्डनेस ऑफ सफायर। लाइफ ऑफ नोजल वेरीज बिटवीन 12 आवर्स टू 3300 आवर्स। नोजल टिप डिस्टेंस कितना है, 0.25 से 75 मिलीमीटर। प्रोसेस पैरामीटर ऑफ AGM, प्रोसेस पैरामीटर क्या है, तो मटेरियल रिमूवल occurs by brittle fracture due to impingement action of high velocity abrasive grade. The carrying media of abrasive is either air or CO2. The most popular abrasive used are silicon carbide and Al2O3, and these abrasives used in AGM are non-circulating as their effectiveness reduces a lot within one cycle. तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्जॉस्ट कर रहे थे ना, तो एग्जॉस्ट कर रहे थे तो फिर वापस से उस एब्रेसिव को हम लोग चलनी में डाल के फिर वापस नहीं यूज करते, क्योंकि जो एब्रेसिव है ना वो खुद टूट चुका होता है, तो वो यूजफुल नहीं रह जाता है, यूजफुल नहीं रह जा सकता है, तो हम लोग फिर उसको नॉन सर्कुलेटिंग मतलब फिर से सर्कुलेट वापस नहीं करते हैं। एप्लीकेशन एब्रेसिव ग्रिड जो है, ग्रिड टूट गया रहता है इसलिए। एप्लीकेशन क्लीनिंग, कटिंग, डिबरिंग, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है एज अबव बट फॉर हार्ड मटेरियल, मतलब इसी के लिए, बट फॉर हार्ड मटेरियल सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। मटेरियल पॉलिशिंग क्लीनिंग के लिए ग्लास बीड्स यूज करते हैं, और क्लीनिंग एंड कटिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन ये हो सकता है, ऐसा सर ने कहा है। नोजल टिप डिस्टेंस, तो नोजल ये है और जो टिप है, टिप का डिस्टेंस जो है ये यहाँ से हम लोग रखे हुए हैं वर्क पीस को, तो वर्क पीस को रखे हुए हैं, तो वो टिप डिस्टेंस कितना है 0.75 mm, और जो डाया प्रोड्यूस हुआ है उससे वो है 0.5 mm। तो ये शेप अच्छा डाया प्रोड्यूस होगा, अच्छा कट प्रोड्यूस होगा। अब जैसे जैसे हम लोग वर्क पीस को दूर करेंगे तो उसका जो डाया है वो तो बढ़ेगा ही, डिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन फिनिश थोड़ी सी खराब होती जाएगी, ऐसे होगा, क्योंकि जो ग्रिट आएगा, जो एब्रेसिव आएगा वो ऐसे आएगा और निकलने के जाते जाते ये पीस लेते जाएगा। डेप्थ तो बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक डेप्थ बढ़ेगा, मतलब डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा, ये डेप्थ पीक डेप्थ है, मतलब डेप्थ है, डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद जब हम लोग ज्यादा बढ़ा देंगे डिस्टेंस, नोजल टिप डिस्टेंस, नोजल का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या होने लगेगा कि जो डेप्थ है वो घट जाएगा, डेप्थ जो है वो घट जाएगा। डी तो खैर बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो एरिया ये कवर कर रहा है वो बढ़ जाएगा, तो डी तो बढ़ेगा ही, लेकिन फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी। तो एज द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वही नोजल टिप डिस्टेंस को कहते हैं, इज इंक्रीज द इनिशियल MRR इंक्रीजेस। तो MRR जब इंक्रीज करता है, डेप्थ ऑफ कट इंक्रीजेस बिकॉज टाइम फॉर वेलोसिटी टू इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाने पे, यहाँ पे जाने पे क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ग्रिड को समय मिल रहा है, ग्रेविटी के मतलब समय मिल रहा है वेलोसिटी बढ़ाने का, तो वेलोसिटी बढ़ा, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं, बढ़ाने का समय मिल रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो MRR बढ़ेगा, MRR बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा। अब देखते हैं कि होता क्या है कि अगर एक हद से डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या हो जाता है, जो एयर ड्रैग है
एयर ड्रैग जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो ओवर पावर करने लगेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेक करने लगेगा। और फिर एक हद तक जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी को कम भी करने लगेगा। चेक तो करेगा कि बढ़ने नहीं देगा, पहले तो काइनेटिक एनर्जी को एक समय आएगा कि बढ़ने ना दे, फिर कम करने लगे काइनेटिक एनर्जी को। तो ऐसे हो जाता है कि इसीलिए डेप्थ ऑफ कट जो है वो घटने लगता है। तो एक लिमिट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि ये चेक करने लगेगा, इतना दूर तक काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने ही नहीं देगा, तो एमआरआर कांस्टेंट रहेगा। और फिर क्या होगा कि एयर ड्रैग कम करने लगेगा काइनेटिक एनर्जी को, तो एयर एमआरआर घटने लगेगा नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ाने पे। अब because abrasive get enough time to gain velocity before collision, but as standoff distance further increases, the atmospheric resistance checks on the kinetic energy of abrasives, and though the velocity and kinetic energy keeps increasing, the atmospheric drag keeps checking on the kinetic energy. Therefore, in the beginning, kinetic energy increases, hence MRR increases by increasing the standoff distance, but then for certain range of SOD, मतलब standoff distance, the kinetic energy of abrasive are compromised and counterbalanced by atmospheric drag, and have for this gap the MRR almost remains constant. After this SOD, standoff distance, atmospheric resistance becomes so high that it starts dominating and diminishing the kinetic energy of abrasives, and then MRR decreases. ऐसे होता है। अब ये क्या हो रहा है कि एमआरआर के बारे में बात करते हैं। एब्रेसिव फ्लो रेट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो एमआरआर क्या होता है, बढ़ता है, और एक हद तक बढ़ता है। एक हद तक बढ़ने के बाद घटने क्यों लगा है, क्योंकि आपस में अब टकराने लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लो रेट है, तो आपस में टकरा के वो अपनी, मतलब जैसे आ रहा है और फिर निकल रहा है ना, तो ये जो आ रहे आने वाले हैं उनसे टकरा के ये अपना जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी उसको कम कर देता है। तो इसीलिए एक हद तक बढ़ेगा लेकिन फिर उसके बाद घटने लगेगा। अब डायमीटर, ग्रिड का डायमीटर बढ़ाने पे क्या होता है कि ये ऐसे बढ़ने लगता है, मतलब एमआरआर और बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। एमआरआर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एब्रेसिव फ्लो रेट बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एमआरआर और मिक्सिंग रेशियो, मिक्सिंग रेशियो मतलब मास ऑफ एब्रेसिव और मास ऑफ एयर, मतलब जैसे मिक्सिंग रेशियो बढ़ाएंगे मतलब मास ऑफ एब्रेसिव बढ़ाएंगे एयर में, तो एक हद तक बढ़ेगा फिर घटेगा। और एमआरआर और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का तो अभी हम लोगों ने देखा, कुछ रफ डायग्राम ऐसा था, लेकिन हम लोग ऐसे बना देते हैं। एमआरआर और एयर प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हमेशा तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा, और अगर गैस फ्लो रेट भी बढ़ा देते हैं, गैस फ्लो रेट भी बढ़ा देते हैं तो और इंक्रीज करेगा। हाँ, एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस है, फ्रेजाइल एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन इजीली बी रिमूव मशीन। फ्रेजाइल जो होते हैं, ब्रिटल होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, जैसे कि एक शेल था जो, उसमें कट्स बनाए गए थे, बहुत अच्छे अच्छे कट्स बनाए गए थे ऐसे वाले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और वो बहुत ही ब्रिटल होता है, तो हम लोग ऐसे मटेरियल्स का भी यूज मतलब मशीन कर सकते हैं जो कि बहुत फ्रेजाइल हो और हीट सेंसिटिव हो, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है। जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है उसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, उसमें गर्म नहीं करना पड़ रहा है, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल का भी मशीन किया जा सकता है। नो चैटर, चैटर नहीं होता, आवाज नहीं होती है, नो फीड मार्क्स नहीं होते हैं, डिफिकल्ट टू रीच एरियाज कैन बी मशीन, बात सही है। वेरी हार्ड मटेरियल्स कैन मशीन इजीली बी मशीन, वेरी लो कैपिटल, वेरी लो कैपिटल इन द सेंस एज कंपेयर टू दी अदर एनटीएमएम्स, इसका जो कैपिटल है वो कम होता है। लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रे एंड टेपर्ड कट, मतलब टेपर्ड कट बनता है, अभी हम लोगों ने देखा। लो एमआरआर, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सारे जो मेथड्स हैं उसमें से कंपैरिजन किया जाए तो एमआरआर इसका कम है। मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज डिफिकल्ट एज एब्रेसिव इम्पिंज इनटू सरफेस, तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है कि इम्पिंज कर जाते हैं, मतलब इम्पिंज कर जाते हैं, इसीलिए इनका जो मशीनिंग है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पिंज हो जाए, धस जाएंगे तो फिर हो सकता है कि निकले ही ना, तो ऐसा भी होता है। तो इस केस में
डक्टाइल मटेरियल के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या होता है कि एक एब्रेसिव स्लरी होता है। एब्रेसिव स्लरी में हम लोग पंप से रेफ्रिजरेशन सिस्टम से होते हुए क्या करते हैं, हम लोग एब्रेसिव स्लरी इसमें डालते हैं। अब स्लरी जो होता है एब्रेसिव स्लरी है, इसमें एब्रेसिव है और भी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं, ऑक्सीलेटर यूज़ करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, लो फ्रीक्वेंसी करंट को। और फिर इसको हम लोग यूएस ट्रांसड्यूसर होता है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके इसमें वाइब्रेशन लाते हैं। वाइब्रेशन लाते हैं, नोजल जो है वो कंसंट्रेट कर देता है वाइब्रेशन को एक जगह पे यहाँ पे, और ये बहुत तेज वाइब्रेट करता है। बहुत तेज वाइब्रेशन की वजह से ये हॉर्न इसको कहते हैं, इतने दूर को हॉर्न कहते हैं, ये वाले चीज़ को हॉर्न कहते हैं। ये सारे कनेक्टर्स हैं, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर और टूल को कनेक्ट करने वाले कनेक्टर्स हैं ये दोनों। और ये हॉर्न है, तो हॉर्न क्या करता है, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर देता है यहाँ पे, और बहुत तेज टूल जो है वो वाइब्रेट करता है। तो उसकी वजह से इसमें भी वाइब्रेशंस आते हैं। अब वाइब्रेशन आएंगे तो ये टकराएंगे भी तो इसमें, अब टकराएंगे तो मटेरियल रिमूव तो करेंगे ही, तो ऐसे ही होता है। तो ये देखा गया हम लोगों ने, ये यूएसएम अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या है, मशीनिंग। अब इन यूएसएम, हाँ, in USM, the slurry is fed in tool work gap, which by getting the energy from the vibrating tool at ultrasonic frequency, bombard both tool and workpiece, and removal of material takes place due to brittle fracture. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टूल ऑल्सो अंडरगोज वियर, मतलब टूल जो है वो उस पर भी तो स्लरी लगेगी, मतलब एब्रेसिव स्लरी लग रही है यहाँ पे, तो वो भी टूल फ्रैक्चर होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन आया कि क्या हम लोग डक्टाइल यूज करेंगे कि ब्रिटल यूज करेंगे, क्योंकि डक्टाइल जो है वो ज्यादा समय तक रह सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग डक्टाइल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जो स्लरी में एब्रेसिव है वो आएगा, इस पे टकराएगा, तो इम्पिंज होके इसकी जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो और फिर जब ये वापस जाएगा, मान लेते हैं जाता भी है, तो क्या होता है कि बहुत कम ही इसकी वेलोसिटी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ब्रिटल मटेरियल यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो हार्डनेस है वो वर्कपीस के हार्डनेस से कम होनी चाहिए। ये हम लोग को नोटिस करना रहता है, ध्यान देना रहता है कि वर्कपीस का जो हार्डनेस है उससे थोड़ा कम टूल का हार्डनेस होता है। तो ड्यूरिंग दिस टूल अंडरगोज वियर, electrical power is supplied to an ultrasonic oscillator which amplifies the frequency of electric current. This high frequency power is transformed to a transducer which converts the electrical energy into mechanical energy, and the transducer vibrates at ultrasonic frequency 20 to 30 kilohertz. This ultrasonic vibration is transferred to a horn which concentrates the wavefront into the tool as well as amplifies the amplitude of wavefronts. एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है ऑन। मॉडलिंग ऑफ एमआरआर, तो ये जो है, जो इस केस में क्या है कि जो हम लोगों ने एब्रेसिव माना है, तो एब्रेसिव का जो ग्रिट है, ये जो बड़ा सा ग्रिट है, वो क्या होता है, ग्रिट जो आएगा ऐसे आएगा ना, ग्रिट कोई मतलब नॉन रेगुलर शेप होगी उसकी, इस केस में हम लोगों ने माना है। तो ग्रिट की नॉन रेगुलर शेप होगी, तो इम्पिंजमेंट कौन सा पार्ट करने वाला है, इम्पिंजमेंट ये पार्ट करने वाला है, ये पार्ट इम्पिंजमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं कि वो क्या, इंडेंट, इंडेंट इम्पिंजमेंट तो डक्टाइल में होता है, शब्द यूज किया था, ये पार्ट करने वाला है। तो ये सारे पार्ट क्या करने वाले हैं, इंडेंट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की तो एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका जो मान लेते हैं डायमीटर ऑफ ब्रिट, डायमीटर ऑफ बल्ज मान लेते हैं, और ये पूरी जो है वो ग्रिट है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बल्ज हम लोगों ने डीबी मान लिया, और ये जनरल, ये जो इरेगुलर शेप माना था उसको हम लोगों ने सर्कल मान लिया, और ये सारे उसमें बल्ज है, मतलब ऐसे होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इसको जनरल ऐसे मान लिया, और ये जो बल का डायमीटर डीबी माना है, बस इतना है। ये टूल है और ये वर्क पीस है। तो let us assume that brittle fracture occurs due to the impact of bulges surrounding the abrasive. Abrasive के में जो bulge हैं वो उनकी वजह से होता है। The amount of material removed per bulge per grit जो होता है
वो हमको पता है 2/3 पाई एक्स स्क्वायर होगा, अगर ये जो है एक्स है उसका रेडियस है, और ये पूरा 2x होगा, ऑब्वियसली बात है। इट इज अज्यूम्ड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ बल्ब फ्रैक्चर्ड वॉल्यूम इज हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस x। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, तो ऐसे x जो है ये x 2x होगा। अब 2x होगा तो 2x, ये जो बल्ब हम रिटल में जानते हैं कि फ्रैक्चर होता है, तो ये पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब की तरह होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि x जो आया वो पिछली केस की तरह आया, dv डायमीटर ऑफ बल्ब इनटू डेल्टा का रूट। तो वॉल्यूम ऑफ वर्कपीस रिमूव कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2/3 पाई db इंटू डेल्टा टू द पावर 3/2। Let us assume that an average n number of grids collide with workpiece at a time and frequency of is f। frequency जो है ग्रिड की वो f है। MRR, तो MRR क्या होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है ग्रिड की, मतलब ये ग्रिड सॉरी फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, ये देखो ऐसे होता है कि लेट अस अज्यूम दैट एन एवरेज n नंबर ऑफ ग्रिड कोलाइड विद वर्कपीस, मतलब n नंबर ऑफ ग्रिड जो है वो कोलाइड कर रहे हैं वर्कपीस से। अब वर्कपीस से कोलाइड कर रहे हैं, तो ये जो वर्कपीस है एट अ टाइम, मतलब एक समय पे आ रहे हैं कितने कितने एक समय पे कितने ये वर्कपीस है, एक समय पे कितने वर्कपीस कोलाइड कर रहे हैं एक समय पे, वो है क्या है n है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ग्रिड्स कोलाइड विद वर्कपीस एट अ टाइम, ये n है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ f इज f, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी से तो ये कोलाइड करेंगे ना एक दूसरे, मतलब एक ग्रिड की एक की है, बाकी सारे ग्रिड ऐसे करेंगे, तो f फ्रीक्वेंसी से ये कोलाइड कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे nf, टोटल कोलिजन कितने हो जाएंगे, nf हो जाएगा। और एक कोलिजन की वजह से कितना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है वर्कपीस में, VW हो रहा है ना वर्कपीस में वॉल्यूम रिमूव। VW हो रहा है ना, तो इससे MRR क्या हो जाएगा, पूरा इतना हो जाएगा। तो प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या है, प्रोसेस पैरामीटर्स यही है, एब्रेसिव बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, CBN डायमंड हो गया, एब्रेसिव स्लरी में एब्रेसिव प्लस 20 to 30% वाटर हो गया, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 20 to 30 किलोहर्ट्ज हो गया, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड 25 में माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर हो गया, टूल मटेरियल लो कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील हो गया, और सरफेस फिनिश जो होता है सेंटर लाइन एवरेज हो गया इतना। सेंटर लाइन एवरेज क्या होता है कि अगर कोई भी सरफेस है, तो ऐसे सरफेस है, ठीक है, ऐसे सरफेस है, तो ये सरफेस है, तो यहाँ से और यहाँ की दूरी, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की दूरी कितनी है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है एक केस में, तो ये H1 हो गया। फिर दूसरी में क्या है, ये और ये है, तो ये H2 हो गया, H2 हो गया, ये और ये है कितना है, H3 हो गया। तो इसका जो एवरेज होगा उसको सेंटर लाइन एवरेज कहते हैं, सेंटर लाइन एवरेज कहते हैं। ठीक, तो इस केस में दूसरे वाले में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के केस में, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है ना, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो ए नॉट इंक्रीज करता है, मतलब MRR इंक्रीज करता है, और रीजन वही है कि फिर टकराने लगते हैं और एक दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कम करने लगते हैं। ए नॉट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करा रहे हैं, तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है MRR बढ़ेगा ही। ए नॉट एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो MRR हमेशा, केवल एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो हमेशा MRR बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो MRR फिर बढ़ेगा। MRR और डायमीटर ऑफ ग्रिड एक हद तक बढ़ेगा फिर घट जाएगा, क्योंकि